देखो, अमाइन इन्वर्जन को लेकर के कई सारे मन में डाउट्स रहते हैं कि कब अमाइन इन्वर्जन लगाना है, कब नहीं लगाना है, किस तरह के क्वेश्चन में कैसे लगाना है, क्या अप्रोच क्या लेना है। अमाइन इन्वर्जन एक ऐसे टॉपिक में से है जो अब एक तो क्लैरिटी नहीं होती कि कब अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच लेना है, और कई बार ये भी क्लैरिटी नहीं होती कि वो एक्चुअली जी एडवांस में है भी कि नहीं है। तो देखा जाए तो जी एडवांस कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से इधर के काफ़ी सालों में या लास्ट के 10 सालों में किसी भी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन से बचा है। इनडायरेक्टली एक दो क्वेश्चन हैं जो कि घूमते रहते हैं, और सिर्फ जेई एडवांस में नहीं, जेई मेन नीट में भी इनडायरेक्टली घूमते रहते हैं, और कई बार उनके इनडायरेक्टली आंसर अमाइन इन्वर्जन से आते हैं, स्पेशली बेसिसिटी से रिलेटेड। अगर एम एस चौहान की बात करें तो एम एस चौहान में 5-6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमाइन इन्वर्जन से ही बनने वाले हैं। थंबनेल पर भी जो क्वेश्चन लगा हुआ है वो भी, और इसी तरह के 4-5 हैं। तो जितने भी अमाइन इन्वर्जन के क्वेश्चन एम एस वन में डाले हुए हैं, आप बोल सकते हो कि वो एक मैक्सिमम लेवल है। जो जेई एडवांस अगर कभी टच भी करता है तो बस वहाँ तक जाएगा। अब प्रीवियसली यानी कि अगर पिछले 20-25-30 सालों के इतिहास में, यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम जब होते थे तब के इतिहास को भी अगर हम पलटें तो हमें अमाइन इन्वर्जन का इतिहास मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ, ग्वानिडीन जो हमारा अमीनो एसिड्स में जो सबसे बेसिक स्पेशीज़ हैं, अगर उसकी स्टोरी की बातचीत करें तो वो भी कभी 20-22 साल 25 साल पहले वो आया था, और उसके बाद बीच में बिल्कुल गायब हो गया था। इधर के लास्ट के 4-5 सालों में रिपीटेडली आने लगा है। तो इन सब वजह से ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बॉर्डर लाइन है या फिर कन्फ्यूज़न है कि वो जी एडवांस में है भी कि नहीं है, वो चीज़ें जो हैं अब काफ़ी डाउटफुल लगता है कि हम उसको पढ़े नहीं पढ़े, और पढ़े भी तो फिर सही कॉन्सेप्ट्स क्या है, सही अप्रोच क्या है। तो एक जगह इसका इलाज कर दिया जा रहा है। जो भी अमाइन इन्वर्जन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन सबको अगले 15-20 मिनट में मैं समझाऊंगा। होपफुली आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और शुरू करते हैं। पहले तो मैं स्टार्ट ही करूंगा उस मिसकॉन्सेप्शन से जो कि अमाइन इन्वर्जन में दिखाई देता है। अमाइन इन्वर्जन के जब आप देखोगे ना, जब डायग्राम्स वगैरह देखोगे बने हुए, तो डायग्राम्स ही अक्सर कई सारे बुक्स में गलत तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा मोटा कर लूँ, राइट। ये बेटर होगा, ठीक है। तो अमाइन इन्वर्जन में पहले मैं दिखा दूं कि मिसकॉन्सेप्शन क्या है। कुछ इस तरह से अमाइन इन्वर्जन को दिखाया जाता है, कुछ इस तरह से दिखाते हैं, देखिएगा। नाइट्रोजन है विद लोन पेयर, 4 डिफरेंट ग्रुप, नॉट नेसेसरी अल्काइल, 4 डिफरेंट ग्रुप। हमारे लिए आसान होता है जब भी किसी कायरल एटम को हम दिखाना चाहते हैं तो अक्सर यही काम करते हैं। तो दिखाया इस तरह से जाता है कि अमाइन इन्वर्जन में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। बुक्स में अक्सर इस तरह से डायग्राम दिखाया जाता है। इस डायग्राम को हम ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि सही है नहीं, क्योंकि जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है अमाइन इन्वर्जन में, उसका ही ये एक तरह से उल्लंघन है, और वो कंफ्यूजिंग है। इनफैक्ट कहने को ज़बरदस्ती चलाया जा सकता है, बट क्यों गलत है, अभी गलत साइड पर मैं क्यों मानता हूँ, ये भी आपको दिख जाएगा। अमाइन इन्वर्जन में शब्द है इन्वर्जन। ये शब्द एक्चुअली ऑप्टिकल रोटेशन को ही दिखाने के लिए है कि कैसे एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म कैसे अपने लीवो रोटेटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये समझाने के लिए है। तो डेक्स्ट्रो से लीवो, लीवो से डेक्स्ट्रो, ऐसा कुछ इन्वर्जन हो रहा है प्रोसेस में, राइट। तो डेफिनेटली मिरर इमेजेस का फॉर्मेशन होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, क्या क्या फैक्टर्स है जो सपोर्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर जो सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बट स्टार्ट करते हैं हम इस पॉइंट से कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो नाइट्रोजन एटम सेंटर में रखा हुआ है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के बारे में क्या क्या बातें हैं जो आपको समझ में आती हैं। सेकेंड पीरियड का एटम है, सेकेंड पीरियड के एटम्स स्मॉल होते हैं। पूरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि थर्ड पीरियड से साइज़ की डोमिनेंस से स्टार्ट होती है। बड़ा बेहतरीन स्टेटमेंट है, बहुत हेल्प करेगा आपकी, ध्यान रखिएगा।
तो थर्ड पीरियड से साइज की डोमिनेंसी स्टार्ट होती है। सेकेंड पीरियड है, स्मॉल एटम है। कई बार आपने देखा है कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं और जो सेकंड पीरियड का एटम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं कि एनोमलस बिहेवियर, बोरोन का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है, कार्बन का क्यों होता है, उसी तरह से बेरिलियम का क्यों होता है अपने ग्रुप में, लिथियम का क्यों होता है अपने ग्रुप में। ये सारी चीज़ आप पढ़ते हैं क्योंकि सेकंड पीरियड के एटम है, वो छोटे एटम्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स नहीं आते उनमें, एक्टिव डी ऑर्बिटल्स नहीं आते। तो नाइट्रोजन के बारे में ऐसे ही हमने बातें की कि सेकंड पीरियड का स्मॉल एटम है। अब इसके ऊपर रखा हुआ है लोन पेयर, राइट। अब लोन पेयर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, डीलोकलाइज होना पसंद है इसे, डीलोकलाइज होना चाहता है, डीलोकलाइज होना चाहता है। अब ये डीलोकलाइज होना चाहता है तो उसके स्पेस चाहिए ना, नीड्स स्पेस। कहाँ से लाएगा स्पेस? सेकेंड पीरियड के एटम के पास तो है नहीं ऑर्बिटल्स, नीड्स स्पेस। तो यहाँ से देखिएगा ये तरीका जो है रीज़न समझने का, क्या अमाइन इन्वर्जन होता क्यों है, ये बड़ा बेसिक लेमन तरीका है जिससे कि आप समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि रीज़न क्या हो सकता है अमाइन इन्वर्जन का। कोई बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, स्टिल हम बहुत अच्छे टॉपिक को डील कर रहे हैं। तो उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? टॉपिक ऑलरेडी बहुत डीप थिंकिंग मांगेगा, तो उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग में रखने के लिए सब हैक्स लगा रहे हैं। तो लोन पेयर है, डिलोकलाइज होना चाहता है, स्पेस चाहिए, राइट। अब डी ऑर्बिटल्स तो है नहीं, डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो वो क्या करेगा? इसीलिए लोन पेयर सेंट्रल एटम के अबाउट, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के अबाउट अपने आप को रीअरेंज कर रहा होता है। यही जो रीअरेंजमेंट है काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन की जैसे हेल्प मिल जाती है, राइट। दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन के जैसा बिहेवियर। लोन पेयर मान लेता है कि चलो कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो वाली बात है कि बस चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो उससे तो बेटर ही है कि एटलीस्ट अपने ही इलाके में घूम लेते हैं, कहीं और नहीं घूमने को मिल रहा है तो अपने ही इलाके में घूम लेते हैं। तो अपना इलाका क्या है? नाइट्रोजन एटम है। तो लोन पेयर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के अबाउट रीअरेंजमेंट करता है और काइंड ऑफ वही उसके लिए डीलोकलाइजेशन जैसी चीज़ हो जाती है नहीं वो एग्जैक्ट डीलोकलाइजेशन, बट काइंड ऑफ। और क्या करे? वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने का बहाना ढूंढता है। तो लोन पेयर कुछ ऐसी हरकत करता है। और देखिए हम कायरल नाइट्रोजन एटम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, कोई जरूर नहीं है कि कायरल नाइट्रोजन एटम होगा, अमाइन इन्वर्जन कहीं भी हो सकता है, उसको मतलब इस बात से नहीं है कि नाइट्रोजन कायरल है कि नहीं है, बट हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि उससे हमें डेफिनेटली, अगर हम कायरल नहीं उठाएंगे तो किसी बच्चे ने अगर नॉन कायरल नाइट्रोजन एटम पर अमाइन इन्वर्जन पढ़ा है तो उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा फिर कि अगर कायरल हुआ तो क्या होगा। तो हम एक ही बार में कायरल नाइट्रोजन एटम को लेकर के सारे डिस्कशन निपटा देते हैं। तो ऐसे मान लीजिए एक अमाइन है हमारे पास, ऐसे मान लीजिए एक अमाइन है हमारे पास। अब जो लोन पेयर है वो क्या होगा? जो लोन पेयर है वो क्या करेगा? लोन पेयर क्या करने वाला है? लोन पेयर खुद को इसी रीजन में डिलोकलाइज कराएगा, इसी रीजन में डिलोकलाइज कराएगा। थोड़ा सा अच्छा सा दिखने में प्यारा सा बन जाए तो क्या बात है, ठीक है। ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर मूव करना चाहता है उसी टेट्राहेड्रल रीजन में, राइट। ये मूव करना चाहता है, लोन पेयर मूव करना चाहता है, मूव करना चाहता है। अब लोन पेयर अगर मूव करना चाहता है, ये मूवमेंट कैसे होगी फिर? ये मूवमेंट कैसे होगी फिर? लोन पेयर जब मूव करने की कोशिश करता है ना, तो सारे जितने भी दिखाई दे रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स R1, R2 और R3, ये एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं। जितना मैक्सिमम एंगल ये बना सकते हैं ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम एंगल कैसे आएगा? तीन ग्रुप्स के बीच में कितना आएगा? 120 डिग्री। इसी 120 डिग्री को मेंटेन करते हैं। देखो यहां पर ये sp3 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में है, लेकिन अब लोन पेयर को मूव कराना है तो ये तीनों R1, R2, R3 क्या करते हैं?
फैल जाते हैं। और जो लोन पेयर है वो तो डीलोकलाइजेशन वाले स्टेट में है, राइट। वो कैसे स्टेट में? डीलोकलाइजेशन वाले स्टेट में। तो लोन पेयर एक साइड से दूसरे साइड आने की कोशिश कर रहा होता है। ये ऑर्बिटल है, उसमें एक साइड से दूसरे साइड आने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, यहां से यहां आने की कोशिश कर रहा होता है। और जितने भी हमारे पास ये सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, ये अपने आप को रीअरेंज करने में लग जाते हैं। R1, R2, R3 इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस हो, यानी कि ये sp2 टाइप के अरेंजमेंट में चले जाते हैं। इस लोन पेयर को अब आप काउंट नहीं कर सकते। देखिए, जब तक लोन पेयर फ्री था तब तक वो काउंट हो रहा था हाइब्रिडाइजेशन में। अभी अब काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि अब डीलोकलाइजेशन में है। कभी भी किसी ऑर्बिटल को जब आप डीलोकलाइजेशन में डालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। तो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ R1, R2 और R3 वाले ऑर्बिटल ही काउंट होंगे। अब जब लोन पेयर मूव कर जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आकर के रखाएगा, इस तरह से आकर के रखाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूंगा, इस मूवमेंट वाले पार्ट को हटाऊंगा। 2-3 बार मुझे इस तरह से इमेजेस को सामने सामने बना करके हटाना होगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि होगा क्या, लोन पेयर मूव करके अपोजिट साइड चला जाएगा। जब लोन पेयर मूव करके अपोजिट साइड चला जाएगा, लोन पेयर मूव करके अपोजिट साइड चला जाएगा, राइट से लेफ्ट आ जाएगा, तो कहानी कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी। देखिएगा ध्यान से, कहानी कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी। ये लोन पेयर के सामने लोन पेयर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अब जो बन करके अमाइन तैयार हुआ है वो मिरर इमेज है। ऐसा लगेगा जैसे कि मिरर इमेज है, वो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल, राइट, इनएंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इनएंशियोमर्स, ठीक है। अब इसी कहानी को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ और अब फिर से वापस वो डायग्राम बनाऊंगा, sp3 sp2 हाइब्रिडेशन की बातचीत करूंगा। फाइनली फिर से sp3 आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर काउंट होगा हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को जो हमने वहाँ पर किया था। इसी तरह से आपका 2 बार रिपीटेशन भी हो जाएगा और अब फुल पिक्चर बनाते हैं। जो सब बना रहे थे बट हटाया था मैंने कि पहले आपको ये तो समझ में आया कि जो बन करके फाइनली तैयार होगा प्रोडक्ट वो एक्चुअली मिरर इमेज के रूप में होगा, ठीक है। अब ये मूव करेगा, बस इसके मूव करने की आदत है। ये जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा मूव करेगा, जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगा लोन पेयर। अब इस नाइट्रोजन को हमने बीच में रखा, ये लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को हम दिखा रहे हैं, ओके। जो लोन पेयर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, इधर से इधर मूव करेंगे, राइट, और वो मूव कर रहे हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट आ चुका है और अब इसमें हम R1, R2 और R3 इनको देखने वाले हैं, कुछ इस तरह से देखने वाले हैं फैलते हुए, राइट। तो जो पहले sp3 अरेंजमेंट था, राइट, वो कन्वर्ट किस में होगा, sp2 में। जो डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल है उसे हाइब्रिडेशन में आप काउंट नहीं करेंगे। देन फाइनली जब ये वापस आ जाएगा, जब ये वापस आ जाएगा, लोन पेयर अब आ करके यहाँ पर अरेंज हो गया, सेट हो गया, राइट से लेफ्ट की तरफ आ गया। R1 यहाँ चला गया, R2 यहाँ चला गया, R3 यहाँ चला गया। तो ये जो बीच का था ना sp2 वाला स्टेट, वो ट्रांजिशन स्टेट बन गया। देखिएगा ये वापस sp3 में आ गया, देखा। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये है
ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब हमें समझ में आया कि अच्छा जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइज होकर के जाता है, sp3 को sp2 में कन्वर्ट करता है एंड देन फाइनली फिर sp3 में आ जाता है। इस तरह से हमें इनैंशियोमेरिक मिक्सचर मिलता है। अब पता है ये जो इनैंशियोमेरिक मिक्सचर है ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम के फॉर्मेट में रहते हैं। ये एक्चुअली किस फॉर्म में रहते हैं, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। कोई भी अमाइन आप उठा लो, वो अमाइन क्या करेगा, अपने अगर कायरल है तो डेफिनेटली वो अपने इनैंशियोमेरिक फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम बना लेता है। वो भी कैसा इक्विलिब्रियम, 50-50। 50-50 मतलब जस्ट इक्वली, आपने जैसे एक मोल, मान लीजिए ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, राइट, डी फॉर्म है, तो अगर आपने इसके एक मोल से स्टार्ट किया था, ये अमाइन इन्वर्जन में जाएगा और 0.5 मोल में डिवाइड हो जाएगा। और ये खुद से करते रहते हैं, इनका अपना प्रोसेस है, ये इंटरनल मैकेनिज्म है जिससे कि ये लोन पेयर को एक डिलोकलाइज्ड फॉर्म में डालते हैं। तो आपने किसी भी अमाइन को अगर आपने देखा, आपने कहा कि यहाँ पर तो 1 मोल डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, भूल जाइए। वो 1 मोल डेक्स्ट्रो फॉर्म एक्चुअली क्या करेगा, 50-50, 0.5 मोल डेक्स्ट्रो प्लस लीवो के रूप में एग्जिस्ट कर रहा होगा। डिलोकलाइजेशन अमाइन इन्वर्जन के थ्रू। इन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली कन्फिग्रेशन जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। अगर एक जगह डेक्स्ट्रो था तो अब वो लीवो बन जाएगा, मिरर इमेज बन गया ना, या फिर लीवो था तो डेक्स्ट्रो बन जाएगा। तो मैंने यूं ही अपनी तरफ से सपोज कर लिया, क्योंकि हमें तो R1 R2 R3 भी नहीं पता है, तो डेक्स्ट्रो और लीवो क्या पता चलेगा, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ है। तो हमने मान लिया बस कि ये डेक्स्ट्रो लीवो है, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो है, दोनों 50-50% के मिक्सचर में रहेंगे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1 आएगा, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या है, सेम है। एंड डेफिनेटली इसी वजह से ये क्या कहलाएगा, एक रेसमिक मिक्सचर के रूप में जाना जाएगा। क्यों रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो जब 50-50% होते हैं तो नेट रोटेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा नेट रोटेशन, राइट। नेट रोटेशन कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। नेट रोटेशन 0 होने वाला है। नेट रोटेशन 0 होने वाला है, ठीक है। नेट रोटेशन 0 होने वाला है। नेट रोटेशन 0 क्यों होने वाला है, क्योंकि दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों ही 50-50% फॉर्म में एक दूसरे में कन्वर्ट होकर के इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं, राइट। सो बोथ enantiomeric form maintain equilibrium. ओके, नेट रोटेशन इससे 0 हो गया और ये एक रेसमिक मिक्सचर बन गया, ऊपर लिखा ही है मैंने, रेसमिक मिक्सचर बन गया। अब इस वजह से ये इन्वर्टेड फॉर्म जो बन करके तैयार होता है, देखो एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो, जब इस तरह से लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा तो एक डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट हो जाएगा, लीवो रखा था तो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बना लेंगे। तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम जो बन रहा है वो तो इन्वर्जन के थ्रू बन रहा है ना, राइट। अब ऐसा नहीं है कि इस इन्वर्जन में एनर्जी नहीं लगी है, तो इफ दिस इज हैपनिंग, इफ दिस इन्वर्जन इज हैपनिंग या इज स्पॉन्टेनियस, देन वी कैन से दैट जो ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो डेल्टा जी था दैट वाज नेगेटिव, राइट। तो ये आप अगर अमाइन इन्वर्जन के कंडीशंस की बातचीत अगर करें, अमाइन इन्वर्जन के अगर कंडीशंस की अगर बातचीत करेंगे, तो अमाइन इन्वर्जन इज फेवरेबल इफ जो डेल्टा जी है जितना ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, मोर एंड मोर नेगेटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा
अमाइन इन्वर्जन को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये ट्रांजिशन स्टेट की बात थी ना, तो आप रिकॉल कीजिए कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या आया था, sp2, राइट। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जितना ज़्यादा फेवरेबल हो जाए, ये बहुत प्यारी सी ट्रिक है, समझिए इसको। आपने अभी बोला कि डेल्टा जी ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो गिव्स एनर्जी है वो जितना कम हो जाए, जितना निगेटिव हो जाएगा उतना प्रोसेस फेवरेबल होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट में जब जा रहे थे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अक्वायर कर रहा था अमाइन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जितना ज़्यादा, sp2 हाइब्रिडेशन जितना ज़्यादा फेवरेबल होगा, जितना ज़्यादा फेवरेबल, राइट, डेल्टा जी उतना ही ज़्यादा निगेटिव, उतना ही ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। अब हम ये सर्च करेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसे फेवरेबल कौन कौन बनाएगा। तो हमेशा जो बल्की ग्रुप्स होंगे, सराउंडिंग बल्की ग्रुप्स, वो हेल्प करेंगे, वो दूर रहना चाहेंगे। सराउंडिंग बल्की ग्रुप्स ये फेवर करेंगे, बल्की ग्रुप से रिपेल करेंगे। 109.5 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उससे हट करके sp2 में जाना चाहेंगे। तो सराउंडिंग के बल्की ग्रुप्स, मिथाइल की जगह पे इथाइल और ज़्यादा डेल्टा जी को नेगेटिव बनाएगा, इथाइल की जगह पे प्रोपाइल और ज़्यादा डेल्टा जी को नेगेटिव बनाएगा, करेक्ट। सराउंडिंग बल्की ग्रुप्स विल फेवर sp2, फेवर sp2। इसे हम थर्ड पॉइंट बना ले रहे हैं, ओके, यहीं से ड्राइव्ड है। देन और क्या क्या बातें बोल सकते हैं, मान लीजिए, देखिए हर वो चीज़ जो sp2 को फेवर नहीं करेगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने नाइट्रोजन रखा हुआ है, नाइट्रोजन एट ब्रिज हेड रखा हुआ है, तो ब्रिज हेड पर तो sp2 अलाउड नहीं है ना। नाइट्रोजन एट ब्रिज हेड देखिएगा, नाइट्रोजन एट ब्रिज हेड, इसे मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। नाइट्रोजन एट ब्रिज हेड, इसे समझिएगा, नाइट्रोजन एट ब्रिज हेड, तो ब्रिज हेड पर sp2 अलाउड नहीं होता है। अब ये वो फेमस केस है जिसमें कि सभी लोग फंसते हैं। देखिएगा, खूबसूरती से बना लिया जाए डायग्राम, थोड़ा ऐसे कर, हाँ, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, होने ही होना है, 3 बॉन्ड के बाद लोन पेयर होता है, करेक्ट। अब नाइट्रोजन इन्वर्जन में नहीं जा सकता, यहाँ पर नाइट्रोजन इन्वर्जन में नहीं जा सकता है। ये इन्वर्जन में जाएगा तो sp2 बनने लगेगा, इन्वर्जन में जाएगा देन sp2 होने लगेगा, sp2 होने लगेगा, राइट, जो कि नॉट अलाउड। अब अलाउड नहीं है तो दैट मीन्स, विच मीन्स यहाँ अमाइन इन्वर्जन नहीं होगा, विच मीन्स अमाइन इन्वर्जन नहीं होगा। अमाइन इन्वर्जन नहीं होगा तो अमाइन इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। अमाइन इन्वर्जन नहीं होने का क्या मतलब है बताओ, जो रेसेमाइजेशन है, रेसेमाइजेशन है वो नहीं होगा, रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। आया समझ। जब जब आपको लगता है कि अमाइन इन्वर्जन नहीं हो रहा है, लीजिए, रेसेमाइजेशन नहीं होगा, करेक्ट। क्योंकि देखिए ना, रेसेमाइजेशन तो तभी होता है ना, ये जो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन है ये कब हो रहा था, जब इस तरह से अमाइन इन्वर्जन इस तरह से फेवरेबल होगा तभी होगा। तो ब्रिज हेड वाले पोजीशन पे जब भी देखिए समझ जाइए कि वहां पे अमाइन इन्वर्जन नहीं होगा। फिर देखिए एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन अगर इंक्रीज करेगा अमाइन इन्वर्जन से, अगर इंक्रीज
करेगा तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी कम हो रही है। अगर इंक्रीज करेगा अमाइन इन्वर्जन की वजह से, अमाइन इन्वर्जन की वजह से देन इट विल बी, क्या कहेंगे, नॉट फेवरेबल। देन it won't be favorable। ये फेवरेबल नहीं होगा, राइट। देखिएगा जैसे 3 मेंबर्ड रिंग में अगर नाइट्रोजन लगा है इस तरह से, ठीक है, और हम इन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को कायरल रूप में देख रहे होंगे, ठीक है। 3 मेंबर्ड रिंग में है और मान लीजिए यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के लिए 4, 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखो 4 डिफरेंट ग्रुप आ गए हर तरफ से, तो कायरल है नाइट्रोजन, बट है वो 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर। तो इन्वर्जन में जाने का मतलब है कि आप एंगल स्ट्रेन और बढ़ाएंगे, क्योंकि यूजुअली कंप्रेशन जो होता है रिंग में वो sp3 कार्बन के रेस्पेक्ट में चेक किया जाता है, राइट। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यूजुअली एंगल स्ट्रेन sp3 कार्बन के रेस्पेक्ट, sp3 कार्बन के स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से, यूजुअली एंगल स्ट्रेन sp3 कार्बन के स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कंपेयर किया जाता है, यूजुअली एंगल स्ट्रेन sp3 कार्बन के स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन sp3 कार्बन के स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कंपेयर किया जाता है। 3 मेंबर्ड रिंग में, 3 मेंबर्ड रिंग में कंप्रेशन, 3 मेंबर्ड रिंग में कंप्रेशन विल बी इक्वल टू 109.5 डिग्री स्टैंडर्ड जो चाहिए हमें, माइनस 60 डिग्री जो साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल है, राइट। तो कंप्रेशन कम्स आउट टू बी हाउ मच, 49.5 डिग्री। नाउ इफ वी हैव sp2 atoms, sp2 hybridized atoms, compression will be अगर ऐसा है तो देखिएगा compression is 49.5 degree। now as compared to sp2 कार्बन, सोच करके देखो अब कंप्रेशन कितने का होगा। कंप्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो साइक्लिक मॉलिक्यूल है बिल्कुल उसको होना चाहिए था 109.5 डिग्री पर, बट अब कंप्रेस करके उसे आपने 60 डिग्री पर रख दिया, तो 109.5 डिग्री का एंगल 60 डिग्री पे पहुंचा हुआ है, तो 49.5 डिग्री का कंप्रेशन है। अगर sp2 कार्बन से कंपेयर करेंगे तो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री स्टैंडर्ड है, 60 डिग्री साइक्लोप्रोपेन में है, उसके हिसाब से अगर कंप्रेशन चेक करेंगे तो नाउ दिस विल बी 60 डिग्री। इंक्रीज्ड कंप्रेशन, इंक्रीज्ड एंगल स्ट्रेन, इंक्रीज्ड कंप्रेशन में इंक्रीज्ड एंगल स्ट्रेन means lower stability,
मीन्स लोअर स्टेबिलिटी। ठीक है, लोअर स्टेबिलिटी मीन्स लोअर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यही बात समझाई जा रही थी कि अगर आप नाइट्रोजन को यहां पर रखते हैं तो नाइट्रोजन तो 3 मेंबर्ड रिंग में रहने के बाद अगर इन्वर्जन में जाएगा, है ना, अगर ये नाइट्रोजन इन्वर्जन में गया, अगर ये नाइट्रोजन इन्वर्जन में जाएगा, इन्वर्जन में जाएगा, देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन बनाएगा, हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन बनाएगा एंड देन एंगल स्ट्रेन और बढ़ जाएगा, एंगल स्ट्रेन और बढ़ जाएगा, जिस वजह से बढ़ जाएगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा मीन्स अमाइन इन्वर्जन अपने आप कम हो जाएगा। तो एंगल स्ट्रेन का बढ़ना अमाइन इन्वर्जन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी कम हो रही है, एंगल स्ट्रेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन उतना ही ज़्यादा आपको दिखेगा स्टेबिलिटी कम होते हुए अमाइन इन्वर्जन उसी के अकॉर्डिंगली कम होता चला जाएगा। तो कभी भी जितनी छोटी रिंग होगी उसमें अमाइन इन्वर्जन उतना ही, जितनी स्मॉल रिंग उतना ही कम अमाइन इन्वर्जन, उतना ही कम अमाइन इन्वर्जन। तो इनफैक्ट 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग में, 3 मेंबर्ड रिंग साइक्लोप्रोपेन, 4 मेंबर्ड रिंग साइक्लोब्यूटेन, इनमें अमाइन इन्वर्जन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मान लेते हैं कि यहाँ होगा ही नहीं, अमाइन इन्वर्जन नहीं लेते। ये है पॉइंट। ठीक है, 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग में ले लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ कम होता है, तो यहाँ पर इन्वर्जन ले लेते हैं। तो अमाइन इन्वर्जन को कहाँ लेना है, 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग में ले लिया जाता है, बाकी जगह नहीं लीजिएगा। ये हो गया एंगल स्ट्रेन वाला पॉइंट। ठीक है, अमाइन इन्वर्जन एंड एंगल स्ट्रेन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। और डेफिनेटली इसको हम हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा है, राइट। अब एक और पॉइंट है जिसे हम कह सकते हैं लास्ट पॉइंट है, कि इस लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज्ड, तब क्या होगा सराउंडिंग एटम का। देखो, कोई भी सराउंडिंग एटम आए, कोई भी एटम आ जाए, अगर नाइट्रोजन sp3 से sp2 बन रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ रही है ना नाइट्रोजन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजिंग। उसका क्या मतलब है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है उसका सीधा सा मतलब है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, तो कोई सराउंडिंग एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो तो फेस कर लेगा, वो तो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग एटम भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, मान लो मिथाइल की जगह पर तुमने क्लोरीन लगा दिया, तो तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दी है सराउंडिंग एटम की। अब वो चाहेगा ही नहीं कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े, वो पसंद नहीं करेगा। तो अगर नाइट्रोजन तो इन्वर्जन में जब भी जाएगा sp3 से sp2 होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़नी है, बट सराउंडिंग एटम अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो वो सपोर्ट कम करेगा। ये पॉइंट है। ठीक है, तो सराउंडिंग एटम सपोर्ट नहीं करेगा,
सराउंडिंग एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कम सपोर्ट करेगा, वो कम सपोर्ट करेगा इस अमाइन इन्वर्जन को। इस अमाइन इन्वर्जन को, ठीक है। अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखते हैं। पहले आप देख रहे होगे कि फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है कुछ जो हमने आपसे डिस्कस किया था। बुक्स में अक्सर जो डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है जो सही नहीं है। सामने सामने आप इस तरह से बनाइए कि बिल्कुल मिरर इमेजेस लगे। अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पूछ रहा है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि sp3 से कहाँ कहाँ कन्वर्जन हुआ, तो वी ऑल नो दैट कन्वर्जन होगा sp3 से sp2 एंड देन वापस sp3। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसा ग्राफ चूज़ करो जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, ऐसा मुझको बस एक ही दिख रहा है, डी ऑप्शन वाला, राइट। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकला, बड़ा चुनमुनु निकला। क्या आगे भी ऐसा है क्या? देखिए आगे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर जिसमें ब्रिज हेड नाइट्रोजन्स दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट, परफेक्ट। तो अगर ब्रिज हेड नाइट्रोजन दिख रहा है, आपको पता है अप्रोच कैसे करना है। ब्रिज हेड नाइट्रोजन नॉट अंडरगोइंग इन्वर्जन, क्योंकि फिर वो sp2 बनाने लगेगा, ठीक है। तो अमाइन इन्वर्जन ai लिख रहा हूँ, नहीं होगा ai, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पंगा नहीं है ब्रिज हेड टाइप का, राइट। तो यहाँ हो रहा है। अब देखिए जहाँ अमाइन इन्वर्जन होगा, अमाइन इन्वर्जन और बेसिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि लोन पेयर बिजी हो रहा है ना। अमाइन इन्वर्जन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि लोन पेयर बिकम्स बिजी, लोन पेयर तो बिजी हो रहा है ना, मेक्स लोन पेयर बिजी। तो लोन पेयर बिजी हो गया तो H प्लस के लिए अवेलेबल नहीं है, मेक्स लोन पेयर बिजी, मेक्स लोन पेयर बिजी, राइट। तो डेफिनेटली फिर बेसिसिटी के लिए वो प्रोटॉन के अटैक के लिए वो अवेलेबल कम होगा। तो इसलिए अगर बातचीत करें तो फर्स्ट वाले की बेसिसिटी सबसे कम होनी है। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन होता है बच्चों को देख करके, दो नाइट्रोजन सोचते हैं वो कि दो लोन पेयर है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज़्यादा बेसिसिटी है। ऐसा नहीं है। देखिए जहाँ अमाइन इन्वर्जन नहीं है वहाँ बेसिसिटी ज़्यादा, तो 2 और 3 इनकी बेसिसिटी डेफिनेटली 1 से ज़्यादा है, ठीक है, करेक्ट। लेकिन 2 और 3 में जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन लगा है ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो लगे हैं, दो ब्रिज हेड बनाए गए, तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन पर एक -I इफेक्ट डाल रहा है। आप याद रखें, हमेशा आप जब कभी भी एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो वो तो हमेशा एक ही नाइट्रोजन पर होगा। अब इसके जैसा नाइट्रोजन एक यहाँ लगा है, बट ये नाइट्रोजन एक्स्ट्रा लगा है, तो इस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन का आप चेक करें, कोई और इफेक्ट नहीं लग सकता, -I लगेगा, बट वो है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट जो बेसिसिटी को कम करेगा। यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही प्रोटॉन अगर दोनों नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, तो कितनी गलत सोच है आपकी। एक प्रोटॉन एक ही समय पर दो नाइट्रोजन पर अटैक कैसे करेगा? आप सोच रहे हैं कि दो नाइट्रोजन दो लोन पेयर तो ज़्यादा बेसिसिटी, ऐसे नहीं होता कभी। गलत तरीका है सोचने का, बहुत ब्लंडर मिस्टेक होता है। आप पहले चेक कीजिए कौन से नाइट्रोजन पर आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। यही वाला नाइट्रोजन है, तो दूसरे नाइट्रोजन का क्या काम है? क्या वो कॉन्जुगेटेड है? क्या वो नॉर्मल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है? आपको दिख रहा है कि नॉर्मल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स -I आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिसिटी को डिसाइड करने वाला फैक्टर बन गया। 3 कम हो जाएगा 2 से, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है 2, 3, 1 और वही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। एंड मुझे लगता है इस लास्ट क्वेश्चन से आपके सारे जितने पॉइंट्स हमने ऊपर में पढ़े हैं सबका बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पर कंपेयर करने के लिए बोला है कि क्या अलग अलग फैक्टर्स है, सेवरल फैक्टर्स, स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इंटरैक्शंस कैन अफेक्ट द इन्वर्जन बैरियर ऑफ एन अमाइन। ये बोल रहे हैं कि चेक करो इन द गिवन पेयर विच डेटा इज करेक्टली प्लेस्ड। अलग अलग ऑप्शंस के हिसाब से ये चेक करो कहाँ पर डेल्टा जी कॉम्पेरेटिवली सही दिखाया गया है। जहाँ पर डेल्टा जी कम
वहाँ पर अमाइन इन्वर्जन ज़्यादा। अब हम ये चेक करेंगे कि सच में अमाइन इन्वर्जन इस वाले में ज़्यादा होगा। यहाँ प्रोपाइल लगाया गया, IPR मतलब आइसोप्रोपाइल, बल्कि ग्रुप तो वो sp2 को फेवर ज़्यादा करेगा। sp2 जल्दी बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनना चाहेगा, स्टेबल होगा, बड़े ग्रुप की वजह से 120 डिग्री बॉन्ड एंगल लेना चाहेगा, तो डेफिनेटली अमाइन इन्वर्जन जल्दी होगा, फेवरेबल होगा, तो डेल्टा जी कम है। सही है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है, बल्कि है फेवर करेगा वो। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो सही निकला, उसमें कॉम्परेटिव वैल्यू सही दिखाई गई है। सेकेंड ऑप्शन में रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग में अमाइन इन्वर्जन फेवरेबल कम होता है तो उसका डेल्टा जी ज़्यादा है, यहाँ पर फेवरेबल ज़्यादा होता है तो डेल्टा जी कम है। मोर फेवरेबल अमाइन इन्वर्जन, राइट, हमने जस्ट ऊपर देखा था 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग में फेवरेबल होता है। फिर यहाँ मिथाइल की जगह पर क्लोरीन लगाया गया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करा दी गई है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर इंक्रीज करेगी तो डेल्टा जी अमाइन इन्वर्जन फेवरेबल नहीं होगा, डेल्टा जी बढ़ जाना चाहिए, वही हो भी रहा है। तो इस तरह से ABC तीनों ऑप्शन में डेल्टा जी जो कॉम्परेटिवली दिखाया गया है सही दिखाया गया है, राइट। अब आप जनरली बताएंगे कि इन सारे क्वेश्चन को आपने जब इंडिविजुअली खुद से जब अटेम्प्ट किया तो आपने क्या क्या सोचा था, क्या क्या अप्रोच लिया था, और इतना जो मैंने जो एक्सप्लेन किया पूरे अमाइन इन्वर्जन को, तो अब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, डेफिनेटली हो ही गए होंगे। तो आप कमेंट से मुझको बताओ कैसा लगा, मज़ा आया होगा। ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही मज़ेदार, तो सीख करके समझ करके मज़ा ज़रूर आया होगा। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई और सारे पॉइंट 6 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं वो सब के सब क्लियर हैं। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत मज़ेदार लगा, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छा लगा। एक क्वेश्चन आपके लिए आई थिंक दैट कि होमवर्क छोड़ा होगा, हाँ एक क्वेश्चन होमवर्क है और इस होमवर्क क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, ठीक है, ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, तो आंसर कर दीजिए कमेंट्स में, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।